राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी और स्पोक पर्सन, और मेरे साथ हैं खुसूसी मेहमान ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर फैज़ान अहमद अजीज़ी साहब। जैसे कि मैं भी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ और डॉक्टर साहब भी, इनकी खुद की एक एनजीओ है, और हमारे एनजीओ का मूल आधार 4 चीज़ों पर निर्भर है। 4 चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक न्याय है। ज़्यादातर के हम अपने आप को वक्ती तौर पे हम शिक्षा के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसीलिए हमारा मेन कंसंट्रेशन ऐसे लोगों से मिलना और कुछ गंभीर बातें करना। इसीलिए आज ये मेरा पहला एपिसोड चाय पर चर्चा डॉक्टर फैज़ान अहमद अजीज़ी सर के साथ में। जैसे कि शिक्षा एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो घर घर की ज़रूरत है। अगर इल्म नहीं है तो हम कहीं पे भी नहीं हैं। इल्म की एक ऐसी रोशनी है जो घंघोर अंधेरों को भी चीर के एक उज्जवल भविष्य की तरफ, जनरेशन टू जनरेशन का मुस्तकबिल, उनके भविष्य को उजागर करता है और चेंज करता है। जैसे कि बीच में आपने देखा कि पैंडमिक का दौर आया, कोरोना काल का, और हमने देखा कि सारी पढ़ाइयाँ चौपट हो गई, लेकिन कहीं से एक जो सपोर्ट चाहिए था स्कूल का, एजुकेशन मिनिस्ट्री का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो पेरेंट्सों के साथ उनका तालमेल नहीं रहा। पहले ऐसा था कि पढ़े लिखे लोग ही स्कूल के फाउंडेशन में या स्कूल के नींव में रख के और इल्म को आगे बढ़ाते थे, लेकिन आज दिन ब दिन ऐसा सिस्टम हो गया है कि एक कॉरपोरेट क्राइम होते जा रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितने भी कॉरपोरेट लोग हैं, सबका एक सीधा सा फंडामेंटल एक छोटा सा राय हो गया है डॉक्टर साहब, कि अगर पैसा बनाना है या पैसा कमाना है तो स्कूल खोल लो, या तो स्वास्थ्य या हॉस्पिटल के बिजनेस में चले जाओ। क्योंकि दो ऐसा एक व्यवसाय है, दो एक ऐसा बिजनेस है कि जो जगह पे कैश होता है। बच्चों का यूनिट टेस्ट से पहले स्कूल की फीस क्लियर होना चाहिए, और पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले उसका बिल क्लियर होना चाहिए। तो ये मानसिकता लेकर काफ़ी कॉरपोरेट स्कूल अंदर आ चुकी है बिजनेस के तौर पर। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में 5 बोर्ड काम करती है, जिसमें स्टेट बोर्ड हो गया, फिर सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई हो गया, आईबी हो गया, आईसीजीएसई हो गया। जो पैंडेमिक कोरोना काल में जो सपोर्ट और जो कोलैबोरेशन और कॉरपोरेशन आईबी, आईसीजीएसई, आईसीएसई को मिला, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि पूना बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड को मिला। क्योंकि स्कूल के कैलेंडर को अगर हर पेरेंट्स उठा के देखे तो साल के 12 महीना होते, जनवरी से दिसंबर तक, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये स्कूल का स्टाइल हो गया है 14 महीना फीस लेने का। टर्म फीस 1, टर्म फीस 2, उसके अलावा एग्जाम प्रिपरेशन के चार्जेस हैं, कंप्यूटर क्लासेस का चार्जेस हैं। जबकि कंप्यूटर क्लासेस एक सब्जेक्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ द आवर बुक्स, लेकिन उसके भी चार्जेस स्कूल लेते हैं, वो करते हैं। पैंडेमिक में जहाँ पे नफसी का आलम था, हर आदमी अपने अपने फाइनेंशियल, मेंटली, फिजिकल परेशान था, वहाँ पर स्कूल एसोसिएशन ने ज़रा भी मर्सी नहीं दिखाया, ज़रा भी जो है पेरेंट्स के साथ जो है तालमेल नहीं दिखाया, और ना फीस माफ़ किया। बहुत लोगों के पहल से और जद्दोजहद से कुछ परसेंट फीस थोड़ा बहुत किया है, वो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो उनके एक्स्ट्रा एनुअल डे, स्पोर्ट्स और जो दीगर जो उनके खर्चे रहते, उसमें ही कटौती किया। इसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एकमात्र हमारे दोस्त, अजीज़, बड़े भाई और ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर फैज़ान अहमद अजीज़ी साहब हैं, जिन्होंने 15 से 20% जो है फीस कम कराने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मैं डॉक्टर फैज़ान अहमद अजीज़ी साहब से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप थोड़ा सा विस्तार से उसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या जद्दोजहद आपको पेंडेमिक में बच्चों की फीस को लेके करना पड़ा। सर
आशीष भाई, मैं सबसे बड़ी बात आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर अपने दर्शकों के सामने बोलने का एक मौका दिया। और जहाँ तक आपने एक बात कही है कि स्कूल का प्राइवेटाइजेशन और हेल्थ सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन, तो ये नज़र खुद आ रहा है। खुद अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मिस्टर मोदी साहब ने कुछ वक्त पहले भी कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को शिक्षा के विभाग में आना चाहिए। यहाँ पे एक बात आपको ये बताते चलें कि पैंडमिक के अंदर नो डाउट कि पूरा हमारा देश जो था वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित था कोरोना की वजह से, और ख़ास करके महाराष्ट्र एक एपी सेंटर बन गया था उसमें जी। और मुंबई की हालात तो बद से बदतर हो गए थे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जो लोग आते थे वो मुंबई में रहना, खाना पीना, एक बड़ा लेबर तबका जो हमारे यहाँ 30% के करीब था उसके अंदर, तो ये सब था इसमें। और लेबर के बच्चे कहाँ पढ़ते स्कूल? तो आज मेरे हिसाब से मुंबई के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30% जो पॉपुलेशन है वो स्लम एरिया में है, और उनके पास कोई राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर भाड़े पे रह रहे हैं, किराए के मकान पर। हुआ ये, जिस तरीके से पेंडेमिक आया, मेरे ख्याल से मार्च के 22 से 23 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ 2 दिन का लॉकडाउन का बात कही, जो धीरे धीरे 1 अप्रैल के बाद से तो बढ़ता चला गया। अब उसमें ये हो गया कि लोग कमाने और खाने से रह गए। उसमें डेली वेजेस वर्कर हैं या जिनकी सैलरी आ रही है, जो डेली कमाना खाना हो गया, वो मार्च का महीना था, एक फाइनल मोमेंट चल रहा था। कितने लोगों ने, बच्चों ने वो साल की फीस नहीं भर पाई थी। अब सडनली फिर नया एकेडमिक ईयर जो चालू हुआ, उसमें कुछ स्कूल ने एडवांस फीस मांगने की बात चालू कर दी थी। ऐसे मुद्दों को मैंने अप्रैल महीने में ही भांप लिया, और अप्रैल महीने में भांपने के बाद तुरंत मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में एक लेटर लिखा और अपनी एक वो चिंता जाहिर की कि पेंडेमिक ने तो एंट्री कर दिया है और ये जिस तरीके से बढ़ रहा है, मुझे ये डाउट है कि कहीं आने वाले समय में स्कूल का ड्रॉप आउट रेट गिरे नहीं यहाँ पर। उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। अब स्कूल का ड्रॉप आउट रेट 2 तरीके से गिरेगा। एक तो सबसे बड़ी बात, एजुकेशन के अंदर जो उसकी फ़ीस है वो वेरिएबल होनी चाहिए। भाई अगर पैसा दे नहीं पाएगा कोई भी पर्सन, तो आगे कंटिन्यू कैसे कर पाएगा। दूसरी बड़ी बात ये हो जाती है पढ़ाई किस तरीके से कंटिन्यू करना है। तो नो डाउट एक रास्ता निकाला गया कि मोबाइल के थ्रू पढ़ाई, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इससे वंचित रह गया था, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। बहरहाल स्कूल ने जैसे तैसे कोशिश की। परेशानी ये हो गई कि स्कूल की फ़ीस किस तरीके से भरी जाएगा, वो एक अहम मुद्दा था उधर। तो हमने उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी NGO ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन और हमारे साथ कुछ और NGO जो थी, हम लोगों ने कंटिन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैंने पर्सनली लिखा और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है इस मौजूद को लेकर के। और फिर मैंने यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है उस वक्त जो थे, प्लस चीफ मिनिस्टर साहब को इसके बारे में लिखा कि स्कूल फीस पे कुछ आपको ध्यान देना चाहिए जी, क्योंकि क्या हो रहा है कि बच्चे फीस भर नहीं पा रहे हैं और स्कूल नया एकेडमिक ईयर चालू हो गया था और पेरेंट्स को बार बार स्कूल की तरफ से धमकियाँ आ रही थी, अगर आप फीस नहीं भरोगे तो आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने नहीं दिया जाएगा। और देखने में भी आया कि कई जगहों पे उनका ID जो है डीएक्टिव कर दिया गया। तो बहरहाल ये सारी समस्याएं सामने आई। हमने पर्सनली एजुकेशन मिनिस्टर उस वक्त वर्षा गायकवाड़ जी थी, उनसे भी हमने मिला और मामला हाई कोर्ट में चला गया, क्योंकि स्कूल एसोसिएशन ने, गवर्नमेंट ने उस वक्त एक GR पास किया था कि वो साल का जो एजुकेशन फ़ीस होगी वो बढ़ाए नहीं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि भाई फ़ीस बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, वो टाइम पे लोगों की इनकम नहीं थी, तो वो उतना भी फीस नहीं भर पा रहे थे, उनका घर का ब्रेड और बटर नहीं चल पा रहा। तो हमने उस वक्त देखा एक मामला कि गुजरात है, कोलकाता है और भी कई जगहों पे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान में, कि सिर्फ उन्होंने एक ऑर्डर GR निकाला था कि आपको 25% आपको
जो वो भी ट्यूशन फीस में से माफ करनी पड़ेगी आपको। राइट, मेन अमाउंट में से 25% डिडक्ट होगा। मेन अमाउंट नहीं, स्कूल फीस के अच्छा, अंदर एक होता है ट्यूशन फी होती है, एक एक्टिविटी फीस होती है और भी अलग अलग फीस होती है जी। तो वहाँ की जैसे राजस्थान सरकार ने जो RGR निकाला था उसमें लिखा था कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज करिएगा, उसमें भी 25% डिस्काउंट दीजिएगा। अच्छा अच्छा, मतलब 25 से 30% का एक निकाला था, बहुत अच्छा निर्णय था। हाँ। तो हमने जो स्टेट गवर्नमेंट से ही बात की, लेकिन उस वक्त मामला ये था कि स्टेट गवर्नमेंट ने उजलत में जल्दबाजी में एक GR निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पिछले साल की फीस थी वही फीस ये साल रहेगी। अच्छा। और उसको स्कूल वालों ने चैलेंज कर दिया था। तो मुंबई हाई कोर्ट में तकरीबन 14 PIL, जिस तरीके से हमारे एडवोकेट तुषार थे उन्होंने बताया था, फाइल हुई थी। गवर्नमेंट के खिलाफ उस 13 PIL गई थी। अच्छा। जिन्होंने उस GR को चैलेंज किया था कि गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि हमारे फीस के अंदर इंटरफेयर करने के लिए। पूरे महाराष्ट्र से हमारी ही एक अकेली NGO थी, ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन जी। और हमारी NGOs के साथ 4 NGO और भी जुड़ गई थी। वो अकेले हम लोग थे जिन लोगों ने महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया और मुंबई हाई कोर्ट ने हमारी PIL को एक्सेप्ट किया, एडमिट किया और टोटल 14 PIL में से 13 PIL जो थी वो स्कूल की फीस बढ़ाने के मामले में थी कि स्कूल को निर्णय अपना सक्षा में बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट नहीं है। और हमारी PIL अकेली ऐसी थी जो ये बता रही थी कि जब दूसरी जगह पे स्कूल फीस में रिलीफ मिल रहा है तो महाराष्ट्र के अंदर जो कि एपी सेंटर बना हुआ है वहाँ पे और वहाँ की जनता को क्यों नहीं उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। अच्छा, ये बात कोई एडवांटेज या बेनिफिट की बात नहीं है। एक बात हो जा रही है कि हम जब वो सुविधा बच्चे यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो हम सही बात है, जब उसका जब पढ़ाई नहीं हो रही तो किस बात का जो है फीस दिया जाए। हम लोगों ने एक बात ये भी सुनी थी कि स्कूल मैनेजमेंट ने क्या किया था, कई स्टाफ को निकाल दिया। बरोबर। एक तरफ तो स्कूल मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं हम तो पूरा पैसा लेंगे, भले से हमने आपके बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं लेकिन हम सारे लोगों को सैलरी दे रहे हैं। लेकिन जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि स्कूल इन्फॉर्मेशन ने कई स्टाफ को निकाल दिया उसके अंदर से। भाई आपके इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ नहीं हो रही है ना, एक सबसे बड़ा खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का है, उसका एडवांटेज पेरेंट्स को मिलना चाहिए था। फिर वाटर का बिल भी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने वो सब किनारे करके कहा कि भाई हमने सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर की जूम मीटिंग चल रही थी उस वक्त, बरोबर कनेक्ट हो रहा था। तो एनी हाउ बहरहाल बहुत मुश्किल हुआ हम लोगों को उस टाइम के अंदर। हमने जो हमारा एक पूरा ग्रुप था उस वक्त महाराष्ट्र के उस वक्त गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी जी से, उनसे जाके हम लोगों ने मुलाकात की और मैंने पर्सनली गवर्नर साहब को ब्रीफ किया कि सर पहली बार ये स्थिति आई है पूरी दुनिया के सामने, आज तक पेरेंट्स ने कभी स्कूल से कोई चीज़ मांगा नहीं है। आज आई है कि स्कूल को पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं तो अगर आपने देखा होगा कि हमेशा स्कूल ने कॉल किया कि हमारे स्कूल को ये चीज़ की ज़रूरत है तो पेरेंट्स ने दिल खोल करके अपना डोनेशन दिया। आज पेरेंट्स को ज़रूरत है तो आज स्कूल को दिल बड़ा करके आना चाहिए। और मैंने ये देखा था कि शायद MP के अंदर एक स्कूल थी, उसने तो पहली से लेके 10th तक की सारी फीस माफ़ कर दी थी। एक ऐसा स्कूल भी हमको दिखा, लेकिन उस स्कूल को स्कूल एसोसिएशन की जानिब से प्रेशराइज हुआ, उनके ऊपर पाबंदी, मतलब एक डराने धमकाने की बात आई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा करोगे तो अलग हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो मैंने उसका इंटरव्यू सुना था, तो वो स्कूल के जो ट्रस्टी जो भी थे उन्होंने कहा कि भाई पेरेंट्स ने हमको इतना दिया कि आज हमारा स्कूल छोटे से लेके बड़ा हुआ, आज मौका आया है हम पेरेंट्स के लिए भी कुछ कर सकें, तो करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि व्यापार एक ऐसी चीज़ है ना, उसमें कोई अपना नुकसान नहीं चाहता उधर पे। तो उस वक्त जो एक व्यापारियों ने जो एजुकेशन सेक्टर पे कब्जा कर लिया था वो किसी कीमत पे रिलीफ देने के मूड में नहीं था। और हम लोगों ने मिल के जो लड़ी मुंबई हाई कोर्ट में, और तकरीबन मेरे ख्याल से आखिरी टाइम जब था तो 25 या 26 फरवरी को स्कूल का फरवरी या मार्च में मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट आया। उसने गवर्नमेंट के GR को वैलिड कहा और कहा कि भाई अगर आपको आपत्ति है तो आप आगे जा सकते हैं, और पूरा बॉल उठा करके स्टेट गवर्नमेंट के पार्लियामेंट आ गया उधर पे। उसके बाद तुरंत हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर से वापस मिले। हमने कहा भाई अब कोर्ट ने तो आपको कह दिया GR वैलिड है, अब आप फीस को नीचे लेकर आइए। लेकिन उस वक्त मामला ये हुआ कि चूँकि डिस्कशन में इतना टाइम हो रहा था
कि पेरेंट्स जो थे बहुत परेशान थे, फाइनल एग्ज़ाम भी आ गए थे, बोर्ड की भी तैयारी हो रही थी, स्कूल की धमकियाँ चालू थी। तो कुछ एनजीओ जो थी, कुछ एक्टिविस्ट जो थे, हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था, तो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट रजू किया है, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेकर आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को डायरेक्शन दिया कि आप जो है पेंडेमिक के अंदर पेरेंट्स को रिलीफ देना चाहिए। उसकी बेस पे महाराष्ट्र सरकार ने फिर एक ऑर्डर निकाला, फिर भी उसमें एक नुक्स आया था कि भाई 15% की छूट, वो भी टोटल फीस, टोटल अमाउंट में 15%, और उसके अंदर वो भी केस टू केस। ओके। अब आप सोचिए ये केस टू केस क्या चीज़ है भाई। अच्छा, ये सब बीच में, ये सब दौरान के बीच में पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से आपके एनजीओ को कोई सपोर्ट मिला, या पेरेंट्स एसोसिएशन ने कुछ राहत फीस को कम कराने में कोई रोल अपनाया? नहीं, पेरेंट्स एसोसिएशन एग्जिस्टिंग हमको नज़र होता हुआ नज़र नहीं आता। सारी लड़ाई हमने और हमारे वॉलंटियर्स ने और जो भी सोशल एक्टिविस्ट जो हमसे जुड़े हुए थे, सब अकेले हम लोगों ने मिलकर की। इवन किसी पेरेंट्स से हमने 1 रुपया नहीं लिया पूरे फीस लड़ने के लिए। और हुआ ये कि जब PIL मुंबई हाई कोर्ट मूव करना था तो उसमें कुछ पेचीदगियाँ थी, क्योंकि एक बात ये भी कही जा रही थी कि कोर्ट क्या ये PIL एंटरटेन करेगा, क्योंकि ये भी मामला आएगा कि भाई जिसको तकलीफ है वो हाई कोर्ट में जाए। क्योंकि हमने सुना था कि मुंबई हाई कोर्ट भी कुछ NGOs गई भी थी, जिसकी पिटीशन को मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो हम लोगों की जो टीम थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मैंने जो बताया था कि भाई स्टेप बाई स्टेप चलिए। ऐसा नहीं है कि हमको कोई नाम और पब्लिसिटी के लिए करना था, क्योंकि आज भी अगर आप गूगल करोगे कि स्कूल फीस और ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन, तो आपको जो मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर नज़र आएगा, हमारी NGO का नाम आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं 15 से 20% जो फीस में गिरावट आई पेंडेमिक सेक्शन के अंदर, कोरोना काल के अंदर, तो एक बड़ा योगदान हम ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन का पकड़ सकते हैं, उनका योगदान ले सकते हैं। ठीक है, पेंडेमिक गुजर गया, लेकिन डॉक्टर साहब आपको ये नहीं लगता है कि दिन ब दिन हमारी स्कूल एक कॉर्पोरेट होते जा रही है, बिल्कुल मतलब कमर्शियल होते जा रही है? इनके अंदर की जो दया है, जो लिहाज है, दे आर डे बाय डे चेंजिंग लाइक corporate world, and they do not show mercy on any how to anyone, parents or social level. Their face is turning to like a butchers. एक कसाई की तरह एक स्कूल सिस्टम जा रहा है हमारा। ठीक है, पेंडेमिक एक परेशान था, ठीक है, तुम प्राइवेट सेक्टर हो, आप बोलते हो भी कि हम प्राइवेट सेक्टर हैं, हमारे पास भाई स्कूल है, कंस्ट्रक्शन है, स्कूल के रेंट्स हैं, स्टाफ है, लेकिन जितना ही परेशान पेंडेमिक में बच्चे हुए, बच्चे के पेरेंट्स हुए, उतना ही परेशानी टीचर्स को भी हुई। एक प्यून, एक वॉचमैन जो स्कूल में काम करने वाले, क्योंकि सैलरी किसी को है नहीं भाई। स्टाफ अगर 20 का है तो 4 लोग जो है ऑन स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं। और आपको तो मालूम है कि प्रेजेंटेशन, फिजिकली प्रेजेंट होना क्लास में और